देखो 6 क्वेश्चन नंबर 6 से नहीं चल रहा था तो 6.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो दो मिरर हैं PQ और RS। PQ और RS के यहाँ दो मिरर हैं RS। अब रे ऑफ लाइट, यहाँ पे प्रकाश की किरण इस मिरर पर पड़ती है, वे रिफ्लेक्स होती है इसमें, इस मिरर में, अब फिर ये ऐसे घूम जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्स होती है यहाँ इस प्रकार। तो यहाँ पे मान लो AB है और ये क्या है CD है। तो आपको प्रूफ ये करना है, ये दोनों मिरर हैं, तो यहाँ मान लो प्रकाश की किरण इस B पर पड़ती है, ठीक है, अब B से पड़ के इधर घूमती है, ठीक है, अब इस मिरर में पड़ती है, अब यहाँ से इस साइड में घूम जाती है। तो आपको प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल। रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण AB मिरर PQ के पॉइंट B पर पड़ती है, अब कहाँ पे रिफ्लेक्स होती है, BC डायरेक्शन में रिफ्लेक्स होती है। अब ये रिफ्लेक्स जब होती है तो C पर पड़ती है यही रे, C पर जब पड़ती है, ये भी तो मिरर है, तो इस मिरर की जिस पॉइंट पर पड़ती है उसका नाम C है, और C से फिर रिफ्लेक्स हो जाती है CD डायरेक्शन में। कहाँ रिफ्लेक्स होती है, CD डायरेक्शन में रे, ठीक है, किरण। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल, ABCD के पैरेलल। दिया क्या है, PQ और RS दो मिरर है, ठीक है, और AB क्या है, रे है एक इसकी लाइट की, रे ऑफ लाइट। AB क्या है, रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो PQ के पॉइंट B पर पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स होती है BC डायरेक्शन में, और जब BC डायरेक्शन में रिफ्लेक्स होती है तो यहाँ भी एक दर्पण लगा हुआ है मिरर, ठीक है। तो पॉइंट C पर जब पड़ती है तो ये CD डायरेक्शन में रिफ्लेक्स हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये AB और CD पैरेलल होगा, ये प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे आगे 11th क्लास में। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है ना। एंगल ऑफ, ठीक है, इंसिडेंस है रे, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक परपेंडिकुलर हम खींच देते हैं B से और C से, एक परपेंडिकुलर अपन इस खींचते हैं क्या, BE, और दूसरा क्या खींचते हैं, CF, क्या खींचते हैं, CF, ये है। और इस एंगल का नाम रख लेते हैं A, और इस एंगल का नाम रख लेते हैं B, और इस एंगल का नाम रख लेते हैं X, और इस एंगल का नाम रख लेते हैं Y। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, A इज इक्वल टू B हो गया। इसी प्रकार क्या होगा, X इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका रीजन है, ठीक है। तो जब यहाँ पे A इसके इक्वल है, B के इक्वल है, और X क्या है, अब यहाँ पे जब परपेंडिकुलर लाइन इसमें हम खींचे हैं, AB और PQ और RS क्या हैं, दोनों पैरेलल मिरर हैं, पैरेलल हैं। इस पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, इस पर दोनों परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर तो पैरेलल होंगे। जैसे मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। चलो, ये कहना चाहते हैं, जैसे ये आपको पता है PQ और RS, इस बात का आपको पता है कि दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। तो पहली PQ में कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचे, दूसरे में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल। क्योंकि ये एंगल देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा,
ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये एंगल है क्या, उससे अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। कहना ये चाहते हैं कि दो PQ लाइन, PQ और RS दो पैरेलल लाइन में कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए तो वे दोनों परपेंडिकुलर लाइन भी पैरेलल होंगी, ठीक है। तो यहाँ PQ और RS क्या दिया है, पैरेलल। और इसमें परपेंडिकुलर हम क्या खींच दिए, BE, और इसमें क्या खींच दिए, CF। तो जब परपेंडिकुलर खींच दिए तो निश्चित रूप से ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल। जब ये पैरेलल होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, B = X, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। B = क्या होगा, X, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब एंगल B = एंगल X अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमारा मकसद क्या है, दिखाना यह है कि ABCD के पैरेलल है। तो ABCD के पैरेलल तभी हो सकता है जब एंगल ABC = एंगल BCD दिखाने में हम कामयाब हो जाएं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। जब ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तब कहेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो दो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटे कि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि एंगल ABC को BCD के इक्वल प्रूव करना, ठीक है। ABC एंगल को BCD के इक्वल प्रूव करना हमारा गोल है। तो यहाँ पे B = S क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। आप कहोगे दो का ही क्यों करते हैं, क्योंकि दो करने से ऐसी को लिख सकते हैं, एंगल B + एंगल B, एंगल X + एंगल X, ठीक है। अब एंगल B के स्थान पे एंगल A लिख सकते हैं जो कि AB के इक्वल, क्या लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B। और इसे X है तो लिखे रहो, और एक x के स्थान पे y लिख सकते हैं क्योंकि x y के इक्वल है। तो एंगल क्या हो गया, y। तो A और B मिल के क्या होगा, ABC, और x और y मिल के क्या होगा, BCD, ठीक है। तो ये आ गया एंगल ABC, और ये क्या आ गया, एंगल BCD। और ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल हो गए। तो AB क्या होगा, CD के पैरेलल। AB और CD क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, PQ और RS दो पैरेलल मिरर, ठीक है। तो देखो लिखते हैं इसको ढंग से। क्वेश्चन किताब से लिख लेना, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है तो हम सॉल्यूशन से लिखते हैं। ये है PQ एंड RS are two parallel mirrors ठीक है। To prove in given डायग्राम बना हुआ AB parallel to CD। To prove in given diagram AB parallel to CD, ठीक है। इसके प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा BE परपेंडिकुलर टू AB, BE परपेंडिकुलर टू PQ, और CF परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। रीजन दोनों का क्या लिखेंगे,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, 11 पर में पढ़ोगे, जानते रहो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये था 8th में साइंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है। इसका नाम एंगल फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड रख लो, क्योंकि हम रीजन देंगे आगे चल के, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक। आप देखो क्या करो, क्लियरली क्लियर नहीं रखते, थोड़ा रीजन दे देते हैं ना। सिंस PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS एंड BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS, therefore BE पैरेलल टू CF, PQ RS के पैरेलल है और PQ पर BE परपेंडिकुलर है और RS पर CF परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिखना है ना। CF RS पर CF परपेंडिकुलर है, इसलिए BE और CF भी पैरेलल होंगी, BE और CF भी पैरेलल होंगी, ठीक है। दैट इज अर्थात, और दूसरे शब्दों में लिखे देते हैं, एंगल PBE, एंगल क्या, एंगल PB इज इक्वल टू 90, और कौन एंगल PB इज इक्वल टू 90, PB इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे SCF इज इक्वल टू 90, एंगल SCF इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये एंगल जैसे ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ना खींची गई है, तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये P और BE भी 90 डिग्री का होगा और SCF भी 90 डिग्री का होगा। इम्प्लाई इसी को ऐसे लिख सकते हैं, PBE इज इक्वल टू एंगल SCF, but these angle are alternate interior angle, but these angle are alternate interior angle। जब alternate interior angle है और इक्वल है, इसलिए PE पैरेलल टू CF, but these angle are alter, इतना भी सही है। और दूसरे शब्दों में ये वाला रीजन आपकी ज़्यादा समझ में आता है कि ये वाला लिख दो, ये ना लिखो, लेकिन दोनों लिख सकते हो, आई लिख लो, अर्थात अदर वर्ड में लिख दिए इसी को, ठीक है ना। चाहे ये लिखो ऊपर वाला, चाहे ये लिखो, ठीक है। बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल सो क्या होगा, BE पैरेलल टू CF, BE पैरेलल टू CF। अब जब BE पैरेलल टू CF, BE पैरेलल CF क्यों दिखाना जरूरी है, BE को CF के पैरेलल दिखाना क्यों जरूरी, हमको तो प्रूव ये करना है कि AB पैरेलल है CD के, पर BE पैरेलल CDF क्यों दिखाएंगे हम, बताओ। जब तक हम BE को CF के पैरेलल नहीं दिखाएंगे, तब तक ये नहीं कह सकते कि BX के इक्वल है, BS के इक्वल है।
जब दो लाइन पैरेलल होंगी तभी ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। तो जब इसको दिखा दें कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, इसलिए बी एक्स के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब तक हम इसको पैरेलल नहीं दिखाएंगे तो बी को एस के अल्टरनेट इंटीरियर कर ही नहीं सकते, इसलिए दिखाना जरूरी था कि बी ई सी एफ के पैरेलल है, जबकि बी ई सी एफ के पैरेलल है, जबकि दिया है पी क्यू आर एस के पैरेलल क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या समझाते हैं आप, आज सुबह स्टार्टिंग से आ गई हो ना। ये पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, एक रे है, इस पर पी क्यू के पॉइंट बी पर पड़ती है और इसी डायरेक्शन में चली जाती है, और फिर मिरर आर एस के पॉइंट सी पर पड़ती है और सी डी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये ए बी सी डी के पैरेलल होगा, ये हमारा मकसद है प्रूव करना, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बी से पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, पॉइंट सी से आर एस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये इन दोनों को प्रूव कर दिए कि बी ई सी एफ के क्या है, पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बी इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो को मल्टीप्लाई कर दो, किसी इक्वेशन के दोनों साइड में सेम ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कोई इक्वेशन दिया हो तो हम इसमें दोनों साइड में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, 2 का। तो 2 इंटू एंगल बी और 2 इंटू एंगल एस। तो 2a का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एंगल बी आएगा, किसी को एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकेंगे, और एक बी के स्थान पे ए लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, और एक एक्स के स्थान पे लिख देंगे एंगल वाई इक्वेशन सेकंड से। तो आपको ये एंगल ए बी सी का मेजरमेंट बी सी डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने की वजह से ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकते हैं, यहाँ एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इस बी के स्थान पे हम क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ए, इस बी के स्थान पे इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखने वाले हैं, ए, और इस एस के स्थान पे इक्वेशन सेकंड से क्या लिखने वाले हैं, वाई, ठीक है। बी के स्थान पे लिखे देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल एस सीधे उतार लो, एंगल एस के स्थान पे एंगल वाई लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रीजन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए और बी मिलके एंगल कौन बन जाएगा, ए बी सी। ए और बी को मिला दोगे तो एंगल बन जाएगा ए बी सी। एक्स और वाई को मिला दोगे तो एंगल क्या बन जाएगा, बी सी डी, नहीं। यहाँ पे क्या लिख दो, एंगल ए बी सी, एंगल क्या होगा, बी सी डी, बी सी डी। बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल and equal, so AB parallel to CD, hence proved। यही हमें प्रूव करना, hence proved, ठीक है। देखो कल जो एक थ्योरम प्रूव कर रहे थे आप शशि रंजन, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, ये थ्योरम प्रूव करते समय आपको बताए थे, यहाँ पे 1 मानो, यहाँ पे 2 मानो, यहाँ पे 3 मानो, फिर 4 मानो, ठीक है, ऐसे बताए थे। क्रम से याद किए रहोगे तो अच्छा रहेगा। तब मेरा जो सही है लगाए हुआ या किसी ने समझे हो तो उसके हिसाब से लिख दो, फिर जो एंगल नाम रखो आप जो मन हो। यहाँ पे क्या है 5 6, फिर क्या है 7 और 8 है ना। तो आप नामकरण कुछ उल्टा कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिख दिए हो।
और वही लिखे हुए मेरे वाला, तो मेरा वाला जब लिखना है तो आप जो हम यहाँ नामकरण किए वही करो, या कि जो जैसा किया, जैसे आप नामकरण किया उसके हिसाब से फिर लिखो, थ्योरी भी लिखा करो उसका, पता चला उसको लिख दिए उसी प्रकार का एंगल यहाँ उल्टा पुल्टा लिख दिया तो गलत ना हो गया। ठीक है, तो याद नहीं रहता कि एंगल किसको कौन रखा, तो जो अपने से रखे हो उसके हिसाब से फिर थ्योरम प्रूव करो। आपको जरूर नहीं कि हम कहते हैं कि 1 2 3 रखो, आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी 1 2 रख दो, पर जो लिखे हो उसके हिसाब से फिर वहाँ लिखो प्रूव। ठीक है, चलो देखो अब जैसे इस क्वेश्चन को बोले थे जो कमजोर टाइप में शुरू से 4-5 तक चिन्ह 4-5 बार देखें लिखें, 4-5 बार देखें लिखें, तो सब दिमाग में बैठ जाएगा, पर कोई जरूरी नहीं है कि आगे क्वेश्चन दिया तो ये भूल भी जाएगा। इसको रिवीजन करते रहो 3-4 दिन तक। ठीक है, 3-4 दिन तक नहीं है, फरवरी में जब तक एग्जाम ना हो जाएगा फाइनल, तब तक रिवीजन करने की जरूरत है, अल्टरनेट 2-3 दिन बाद, किसी रोज पहले। ठीक है, कहाँ है कि बहुत कम क्वेश्चन है, 2 एक्सरसाइज ही है। एक तरीके ये है कि ट्यूशन पढ़ के जाओ, घर में रख फेंको और दूसरे दिन खा के चले आओ, पूरे साल ऐसे करते रहोगे, लास्ट में 0 नंबर पाओगे। बहुत लोग ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ से रफ लेके जाके घर में फेंक देंगे, दूसरे दिन ढूंढ के लाते हैं। क्या उसको बैग रखा है यहाँ पे? यस उसमें और कॉपी किताब वहाँ रखी है, देख लो, देखना वहाँ पे, मोबाइल ना गिरा देना मेरा। आप उस तरीके से पढ़ के आए थे, परंतु स्टेप भूल रहे थे कुछ। ठीक है, अब उसको रिवीजन करते रहो, जिसको उस तरीके से पढ़ डाले हो। जैसे बोले थे 5 बार देखो लिखो, इस तरीके से जो पढ़ के आते हैं तो समझ में आता है कैसे पढ़ के आए हैं, परंतु स्टेप भूल गए। देखो अगला क्वेश्चन ये है, सुनो, एक ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल है XYZ और एंगल X का मेजरमेंट है 62 और इसका मेजरमेंट है 54 और BO इस एंगल का बाइसेक्टर है और ZO इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है और इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। क्या दिया सुनो, XYZ एक ट्रायंगल है, एंगल X 62 डिग्री का है, एंगल Y 54 डिग्री का है। ठीक है, BO एंगल इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए ये जा रही है BO। ठीक है, 54 का आधा क्या होता है 27, तो 27 इधर भी है, 27 इधर भी है, तो ये वाली रे को बाइसेक्टर बोलेंगे एंगल का। ठीक है, यदि मान लो ये 60 डिग्री का है तो इधर भी 30 हो इधर भी 30 हो, तब इसको बाइसेक्टर बोलेंगे। यदि मान लो ये क्या है 90 डिग्री का है तो ये 45 ये 45 हो तो इसको बाइसेक्टर बोलेंगे। तो एंगल Z क्या ZO क्या है, एंगल Z का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। और ये BO क्या है, एंगल Y का बाइसेक्टर है। और दोनों बाइसेक्टर कहाँ काटते हैं, O पर। तो आपको प्रूफ इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है BOZ का, और साथ ही OZY या YZO का मेजरमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। तो दो एंगल आपको पता है 62 और ये 54, तो एंगल Z इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल Z इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 62 माइनस 54, तो एंगल Z इज इक्वल टू क्या होगा 62 54 जोड़ दो। ठीक है, तो क्या होगा 116, तो 180 से 116 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 116 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा क्या
64 आ गया, 64 आ गया एंगल जेड। ठीक है, एंगल इसका ये क्या है, बाइसेक्टर है, ये एंगल क्या होगा, ओ जेड वाई या वाई जेड ओ क्या होगा, 64 का आधा होगा। ठीक है, ओ जेड वाई या वाई जेड ओ, वाई जेड ओ इज इक्वल टू 1/2 एंगल जेड। 1/2 एंगल जेड क्या आ गया, 64, 64 से क्या होगा 32। तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या आ गया 32। ठीक है, जब ये 32 आ गया, अब आपको क्या निकालना है, ये जब 54 दिया दिया तो क्या होगा 27 का ना, 27 का, और ये क्या हो गया 32 का। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। ठीक है, तो 27 प्लस 32 प्लस एंगल बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32, एंगल बाई ओ जेड 180 से इन दोनों को जोड़ के 59, तो 59 सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल बाई ओ जेड क्या होगा 121। ठीक है, ये इसका मेजरमेंट है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एक्स वाई, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 62, एंगल वाई इज इक्वल टू 54, बाई ओ एंड बाई ओ इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, और जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड which intersect to each other, intersect to each other at O, O पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो टू फाइंड, इसको गिवन में लिख के देते हैं, या क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इसी को, इसको गिवन में भी लिख लेना। to find angle O by ZO, एंगल बाई ओ बाई जेड ओ, ये निकालना है। नंबर सेकंड, एंगल बाई ओ जेड, बाई ओ जेड, दो एंगल का मेजरमेंट निकालना, बाई एंगल बाई जेड ओ और बाई ओ जेड निकालना। इसका सलूशन या प्रूफ देखते हैं। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एक्स बाई जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू क्या 180, एंगल एक्स 62 है, एंगल वाई 54, एंगल जेड इज इक्वल टू क्या होगा 180, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 54। ठीक है ना, तो क्या आ गया था अभी, एंगल जेड 116, 64 आया था, एंगल जेड आ गया। अब क्या लिखेंगे, सिंस बाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, सिंस बाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाई, सो ओ बाई जेड इक्वल
सो एंगल ओ बाई जेड इज इक्वल टू 1/2 एंगल बाई, तो 1/2 एंगल बाई का मेजरमेंट क्या निकाले हो पहले से पता, क्या पता 54, ये कट जाएगा जो तो क्या आएगा 27, एंगल ओ बाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। अब इसी प्रकार जेड ओ भी क्या है, बाइसेक्टर एंगल जेड का, आल्सो जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड, एंगल क्या होगा बाई जेड ओ, एंगल बाई जेड ओ इज इक्वल टू 1/2 एंगल जेड, 1/2 एंगल जेड बाई जेड ओ, ये क्या होगा आधा होगा पूरे एंगल का ना, क्योंकि बाइसेक्टर बाई जेड ओ इज इक्वल टू एंगल बाई जेड ओ इज इक्वल टू 1/2 एंगल जेड के स्थान पे क्या लिख दें 64 निकाल चुके हो, तो एंगल बाई जेड ओ इज इक्वल टू क्या होगा, काट दो 30, दो एंगल मिल गए, तो इन ट्रायंगल ओ बाई जेड, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इन ट्रायंगल बाई ओ जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल क्या होगा ओ बाई जेड प्लस एंगल बाई ओ जेड प्लस एंगल बाई जेड ओ, या ओ जेड बाई इज इक्वल टू 180, ओ बाई जेड 27, एंगल बाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड बाई 32 इज इक्वल टू 180, एंगल बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 27 माइनस 32, एंगल बाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आता 59, और 59 सब्ट्रैक्ट कर दो, बाई ओ जेड इज इक्वल टू 121, इसको एक और क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार का, ये 135 का, ये 110, ए बी सी ट्राइंगल है, एंगल सी का मेजरमेंट निकालना, एंगल सी का कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ए बी बी सी, यहाँ पे ए बी सी, या मान लो डी हो गया, ये ई हो गया, तो अब दिमाग चल जाएगा आप लोगों का कि नहीं,
देखो यहाँ पे बी ए डी एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी स्टैंड ऑन इट। ये एंगल और ये एंगल 180 होगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 135 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, 45। ये वाला एंगल ए का मेजरमेंट क्या मिल गया, 45। अब 110 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, 70 ये 70 हो गया, ये 45। तो एक ट्रायंगल एबीसी के दो एंगल मिल गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ एंगल सम लीनियर पेयर एंगल है, ये दोनों का सम 180 होगा, तो एक एंगल पता है तो एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे भी लीनियर पेयर एंगल, एक एंगल पता है तो एंगल भी मिल जाएगा। और जब ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो ट्रायंगल एबीसी का दो एंगल मिल गए। और किसी ट्रायंगल एबीसी के दो एंगल मिल गए, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखते हैं। In given diagram, angle CAD is equal to 135 degree, angle ABE 110. The 2 point angle C. To find angle C. In given diagram CAD, देखो CAD 135 डिग्री, CAD 135 डिग्री और ABE 110, एंगल C का मेजरमेंट निकालना, ठीक है। टू फाइंड एंगल C। अब देखो इसका प्रूफ में क्या लिख दोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, since BAD is a straight line and AC stand on it, ठीक है, AC stand on it, so angle CAD plus angle CAB is equal to 180, linear pair angles, ठीक है। CAD 135 plus CAB, angle CAB is equal to 180, angle CAB is equal to 180 minus 135, एंगल CAB is equal to 180 से 135 निकाल दो, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे, also ABC is a straight line and BA stand on it, BA stand on it, so angle EBA plus angle ABC is equal to 180, linear pair angles, ठीक है। तो EBA क्या दिया है, 110 ना, ए एंगल ABC इज इक्वल टू 180, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 110, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 70 डिग्री।
अब ट्रायंगल एबीसी में क्या लगा सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकालने के लिए। इन ट्रायंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल क्या मिल गया आपको, ए का मेजरमेंट पता है 45 डिग्री, बी का मेजरमेंट पता है 70, तो एंगल सी निकालना है तो 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 45, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 110 माइनस 45, एंगल सी इज इक्वल टू 45 और सब्ट्रैक्ट करो 65। फोर्टी 10 निकाल दे तो 100 बचा और 35 और निकालना शेष है, 35 65 बचा। तो एंगल सी का मेजरमेंट क्या होगा 65 डिग्री। ठीक है, तो आज के तीनों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ये हमेशा आते भी हैं, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में इनको तैयार किए रहना अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है पर है आसान। और एक चीज़ ये है कि जैसे मान लो दो प्रकार की लाइन होती है, एक लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों जहाँ काटते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। और इससे जो सरफेस बनता है इसको कहते हैं प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और इस प्लेन में कोई पॉइंट लें पी, और पी से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस में, और पी से परपेंडिकुलर ड्रा करें वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, मान लो ये डिस्टेंस पी एम है और ये क्या पी एन है, तो एम का जो कोऑर्डिनेट यदि ओ से एम तक की डिस्टेंस एक्स है तो एम का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा एस जीरो। यदि ओ से एम तक की डिस्टेंस वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा जीरो वाई। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और इसका ऐसी कंडीशन, ये एक्स डिस्टेंस है ये वाई, तो यहाँ पे एस कामा वाई पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स को कहते हैं पॉइंट पी का एब्सिसा, ए बी एस सी आई डबल एस ए एब्सिसा। और वाई को कहते हैं पॉइंट पी का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। वाई क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट। एस क्या कहलाएगा? एब्सिसा। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होगा। यदि मान लो यहाँ से तक डिस्टेंस है 1 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0। 2 यूनिट है यहाँ तक, ये मान लो कोई पॉइंट और मिल गया आर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 2 0। ठीक है, तो यदि एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट कंटेन होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसी वजह से एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन है तो इस बात का तो कन्फर्म पता है कि उसका ऑर्डिनेट जीरो होगा। एब्सिसा कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा,
पर ये कंफर्म है कि उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या हो, जीरो। इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y equal to 0. उल्टा लिखना होता है। यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो लिख दिए, वाई एक्सिस का इक्वेशन तो वाई इक्वल टू जीरो लिख दिए। उल्टा लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू जीरो। ये कुछ जिस आया पेपर था। में दिए थे। हाँ। हाँ, तो राइट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसीलिए तो बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को बार बार फोकस करते हैं जो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कोई पॉइंट है तो एस वाई टाइप का होगा, दोनों एक्सिस ऑर्डिनेट दोनों जीरो होंगे। इसमें माइनस एक्स वाई, ये माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई, ठीक है। अब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो एक्स जीरो, वाई एक्सिस में जीरो वाई टाइप का। अब इसमें कोई पॉइंट दिए रहते हैं, आपको बताना रहता है कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस में कंटेन है, तो देख के बता सकते हो। इस टाइप का रहेगा तो फर्स्ट, इस टाइप दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो फर्स्ट, दोनों निगेटिव तो थर्ड, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्थ, और पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड। अब किसी पॉइंट मान लो 7 0 है तो एक्स एक्सिस में, और 0 5 है तो वाई एक्सिस, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे भी हमेशा बनता है, ठीक है ना। ये फैक्टराइजेशन वाला कुछ लोग गलती कर दिए थे आपकी बार भी, ठीक है। अब चूंकि टाइम हो गया तो जाओ कल पर काम करेंगे। कुछ गलतियाँ जो छोटी मोटी है। जितना आपको पढ़ा है तो उसी से काफी चिपके हैं, ये नहीं कि पूरी चिपकी है। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है सर, जैसे जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल 8 क्वेश्चन आया था सर, तो सर वो मेरे से ज़्यादा नहीं समझ आता, मुझसे बनते ही नहीं। उनका सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन क्या है, नोट्स बनाते रहो, स्पाइरल नोट्स, और उसको देखते रहोगे सब समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। तो आते वो उसी बुक से है ना। हाँ। जैसे